नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए मेहरौली विधानसभा के वसंत कुंज वार्ड में, जहां से अलका जून जी निगम पार्षद के लिए दावेदारी कर रही है। अलका जून जी जिला कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो आइए सबसे पहले हम अलका जी का परिचय उनके श्रीमुख से जानते हैं। स्वागत है अलका जी आपका। नमस्कार हरनाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को मौका देने के लिए और आपसे संवाद करने के लिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कितने दिन से कांग्रेस में काम कर रही हैं और फिलहाल किस किस तरह से आप यहाँ तक पहुंची हैं, कांग्रेस के किस किस पदों पर आप काम करते हैं। मैं कांग्रेस से सन 1998 से जुड़ी हुई हूँ और बूथ लेवल से मैंने अपना काम शुरू किया था कांग्रेस के साथ। मुझे याद है जब रमेश कुमार जी थे, सज्जन कुमार जी के टाइम से उनके साथ कैसे जुड़ के, और उन जो भी मैं हूँ आज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, उनकी वजह से, उन्हीं की देन है। और मुझे कहने में बिल्कुल भी शक्ति नहीं होगी कि उन्होंने हाथ पकड़ के हर कदम पे उन्होंने साथ दिया, और वो सब गुण जो मुझे सीखने चाहिए थे पॉलिटिकल कैरियर के लिए, वो सब मैंने उन्हीं से सीखा है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि जब आप एक राजनीति में जाते हैं तो जब तक आप ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, खुद से लोगों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक आप लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। और मेरा तो काम भी वही है, क्योंकि मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम चलाती हूँ, जिसमें कि जितने भी मेरे अनस्किल्ड लेबरर्स हैं उनको मैंने काम पे रखा हुआ है। और उन्हीं से ही मैंने ये सब कुछ सीखा है कि कैसे लोगों के साथ संपर्क बना के, उनके साथ मिल के हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अलका जी, आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही हैं वसंत कुंज सीट से। जी। तो वसंत कुंज में पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है जी। तो उनका जो कार्यकाल जो उन्होंने पिछले 5 साल बिताए हैं, तो उसके विषय में आप क्या सोचती हैं, कैसा कार्यकाल था? देखिए, मैं बहुत ही असंतुष्ट हूँ। अगर हम कोरोना के समय की बात करें, जो 2 साल हमने कोरोना के समय में देखे हैं, उस टाइम पे हमने अपने पार्षद को अपने एरिया में कहीं पर नहीं देखा, जो कि एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्या काम किया है उन्होंने। लेकिन काम ना करते हुए भी आप जगह जगह पर उनकी होर्डिंग्स जरूर देखेंगे कि ये वितरण कर दिया, वो वितरण कर दिया, यहाँ आ गए, वहाँ आ गए। लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, तो हमें ये कहीं से भी सुनने को नहीं मिलता कि उन्होंने आके इस एरिया में ये काम किया हो, या कोरोना के टाइम में कोई मुफ्त दवाइयाँ बांटी हो, या किसी को खाने की व्यवस्था करके दी हो, या किसी को सैनिटरी का जो हाइजीन किट्स थी वो ला के दी हो, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी, या कोई किसी को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की हो। आपको पता है सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कितनी बड़ी कमी रही, बहुत ज़्यादा, कितने लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवा बैठे थे। लेकिन हमने कभी भी नहीं सुना कि हाँ, वो किसी की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो कि बहुत ही दिल से इस बात को सुन के दुख हुआ था कि इस संकट की घड़ी में हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम कहीं भी हमारे लिए नहीं खड़ा था, चाहे वो आप थी, चाहे वो भाजपा थी। पर मुझे ये देखकर बहुत अच्छा हुआ कि हमारे जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अनिल कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस की रसोई थ्रू आउट कोरोना 2 साल कोरोना के समय में कांग्रेस की रसोई हमारी 24 घंटे ऑन रही, बड़ी मशहूर हुई थी कांग्रेस की रसोई, और वो समय समय तक याद रखी जाएगी। अलका जी, ये जो क्षेत्र है आपका, आप इसकी समस्याओं से परिचित हैं? जी, बहुत अच्छे से परिचित हूँ।
आप जानते ही हैं वसंत कुंज वार्ड हमारा जो है वो अर्बन एरिया में आता है। हमारे यहाँ गांव जो मेजर गांव है वो राजोगरी गांव है सिर्फ, जो कि थोड़ा हटके है। हाँ जी। गैप जो बीच में है वो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का है। लेकिन जो मेजर एरिया है वो हमारे फ्लैट्स का है। सेक्टर्स जो हैं हमारे वो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं। 80s की बनाई हुई डीडीए के फ्लैट्स हैं। बहुत अच्छे से लोगों ने उसको मेंटेन किया हुआ है। एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी तादाद के लोग वहाँ पर रहते हैं। सारे रिटायर्ड आर्मी के लोग होंगे, आपको ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से उस एरिया का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए था एमसीडी के तरफ से, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। अलका जी, आपके क्षेत्र में पार्कों की स्थिति क्या है? क्योंकि पार्क पढ़े लिखे समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उनको मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, ये दो चीजों के लिए हमेशा उनको पार्क चाहिए। और आपके क्षेत्र में पार्क बहुत ज्यादा है, और जो क्षेत्र है आसपास का उससे कहीं ज्यादा आपके क्षेत्र में पार्क हैं, तो पार्कों की क्या स्थिति है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे हर सेक्टर में पार्क का प्रोविजन दिया गया है। लेकिन जो हमारे एरिया में 2 मेजर पार्क जो आते हैं वो है वाटिका, वसंत वाटिका, और जो कि एक ब्लॉक वसंत कुंज का जो पार्ट है वो महिपालपुर के साथ अटैच होता है। कुछ पॉकेट्स जो वसंत कुंज की है तो उसके साथ, और कुछ जो पॉकेट्स हमारी वसंत कुंज वार्ड की हैं उसके बीच में है वो वसंत वाटिका। और एक है हमारे पास संजय वन। तो अगर हम वाटिका की बात करें तो वही एक मेजर पार्क है जो हमारे पास है। लेकिन उसकी जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, अगर कोई काउंसलर चाहे तो उसको बहुत अच्छे से कर सकता है। और यही एक मेरा विजन है कि जो वसंत कुंज वार्ड है मैं उसको लुटियन जोन्स की तरह बनाना चाहती हूँ। कि हम ये समझते हैं कि अगर जो काम लुटियन जोन्स में हो सकते हैं, सेंट्रल दिल्ली में हो सकते हैं, हमारे पीएम हाउस के आसपास हो सकते हैं, तो वो काम हमारी जो कॉलोनीज हैं उनके आसपास क्यों नहीं हो सकते हैं? लोग बिल्कुल तैयार हैं आपका साथ देने के लिए। जितनी भी यहाँ की आरडब्ल्यूएस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं आपका साथ देने के लिए। सिर्फ कमी है तो एक विल की, एक इच्छा की कि आपने कुछ नया करके दिखाना है। विजन चाहिए उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए। बस एक वो विजन की कमी है हमारे अभी तक के काउंसलर्स में, मैं ये समझती हूँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में 2 गांव भी पड़ते हैं, मसूदपुर और राजौरी जी। इनकी भी कुछ समस्याएं होंगी जी, जैसे नालियां हैं, सड़कें हैं, और कॉरपोरेशन जैसे निगम जो है आप मकान बनाएंगे तो परेशान करने के लिए आ जाएगी, और बहुत सी चीजें हैं। तो इस विषय में जो हमारे जो काउंसलर रहे पुराने, पिछले 5 सालों से जो काउंसलर हैं, मनोज मेहलावत जी, उनका क्या रवैया रहा है और उनके काम को इस विषय में आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनका काम करने का तरीका था। हमें उनके ऊपर ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी जब आप एक ओहदे पे जाते हैं तो उस ओहदे की गरिमा को बना के रखना होता है। अब एमसीडी आप जानते हैं सबसे ज्यादा एक करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और वो क्यों जाना जाता है? क्योंकि कॉरपोरेशन में ऊपर से लेके नीचे तक हर लेवल पे करप्शन और करप्शन से ही वो काम शुरू होता है। मैं ये समझती हूँ, मेरा ये मानना है, बीइंग ए प्रोफेशनल, सबसे पहले उस चीज को खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है कॉरपोरेशन के पास, बजट है, लेकिन उस बजट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। आप क्या समझते हैं कि गांव की सड़कें, गांव में रहने वालों लोगों का हक नहीं है कि उनको सड़क मिले, उनको साफ पानी मिले पीने का? क्योंकि वो गांव कहलाता है, तो इसलिए उन सब चीजों से उनको वंचित रखा जाना चाहिए? मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ। दूसरा, लोग शब्द यूज करते हैं गरीब, झुग्गियों में रहने वाले लोग गरीब। मैं ये कहती हूँ कि हम ये वर्ड ही क्यों लाते हैं गरीब? हम हर एक आदमी को एक इक्वालिटी की नजर से क्यों नहीं देख सकते हैं? अगर वो काम कर रहा है, वो अलग बात है कि उसका जो काम करने का सोर्स है वो उसमें उसको कम पैसे मिलते हैं, लेकिन है तो एक ह्यूमन बीइंग ही ना। तो सबसे पहले
जो कॉरपोरेशन में काम करने वाले लोग हैं उनका लेवल हमें उठाना पड़ेगा, उनको तनख्वाहें टाइम से देनी पड़ेंगी ताकि वो करप्शन का जहां से वो सी शुरू हो रहा है ना, वो सी वहां से कट जाए। सही बात है। अभी पीछे हमने देखा होगा कि काफ़ी दिनों तक लोगों की तनख्वाहें रुकी रही थी और केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैंने तो 3800 करोड़ रुपया जो है और लोन दे के रखा है निगम को, और निगम कहता है कि हमें पैसा नहीं मिला। आप बताइए, तो आप वो पैसा कहाँ गया? उनसे पूछिए। आप बड़े बड़े बजट अप्रूव कर देते हैं, हाँ जी। लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? मोदी जी कह देते हैं जी इतने लाख करोड़ का बजट हमने बना दिया। भाई आप हमें दिखाओ, मैं टैक्स पेयर हूं, आप टैक्स पेयर हैं, आप बताइए आपको आपके जीवन में, आपकी जीवन शैली में कोई फर्क पड़ा है? देखिए, कोई आपको कोई टूटी हुई सड़क थी जो वो रिपेयर हो जाए और आपको उस पर कोई तकलीफ ना हो? अभी भी नहीं होता। मैं 15 साल से वसंत कुंज से महिपालपुर ट्रेवल कर रही हूँ, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मेरे को कई बार ये 6 किलोमीटर करने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोड कभी भी आज तक नहीं बनी। जाम नहीं, रोड टूटी हुई है, खड्डे हैं। यहाँ पर 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाता है बारिश में। यही हाल, निकासी का कोई प्रोविजन नहीं है। यही हाल मेरे घर की पॉकेट D7 के बाहर का है। वहां से लेके स्पाइनल हॉस्पिटल में आप बारिश के टाइम में कभी आ जाइए, वहां कोई निकासी ही नहीं है, पानी की निकासी कोई नहीं है। लेकिन ये सब चीजें हो सकती हैं, मानते हैं ये कॉर्पोरेशन का काम नहीं है, ये PWD काम करेगा। लेकिन जब तक आप PWD के साथ मिलके, उनके साथ लाइजनिंग करके आप ये इस तरह के मुद्दे नहीं उठाओगे, तब तक काम नहीं होगा। ये हम भी जानते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी नियत, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप किस विजन से काम करना चाहते हैं। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम आपसे बात करें, आपके क्षेत्र में निगम के स्कूल भी हैं जी, उनकी क्या स्थिति है निगम के स्कूलों की? निगम के स्कूल तो अभी आप देखिए 2-3 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। नहीं, फिर भी तो अभी इसके ऊपर ज्यादा हम टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हो सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें हर एक एरिया में लोगों को प्ले स्कूल की सबसे पहले एक मुहिम हमें शुरू करनी चाहिए कि हर जगह पर हम छोटे छोटे प्ले स्कूल्स बनाएं। बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जहाँ पर हो सके। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत हो अपने बच्चों को प्ले स्कूल्स में छोड़ने के लिए। प्राइवेट स्कूल्स का आपको पता है बुरा हाल है। अगर ये हम मुहिम चलाएं, अगर इस तरह के काम हम करने शुरू करें, तो आई थिंक वी कैन डू अ लॉट। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। स्कूलों में ये है कि जब तक आप शिक्षा का स्तर थोड़ा और ऊंचा नहीं करेंगे, अब लोग प्राइवेट स्कूल क्यों जाते हैं? वहां ऐसा क्या है जो हम MCD के स्कूल में नहीं कर सकते? टीचर्स हमने भर्ती करने ही है, प्रिंसिपल हमने भर्ती करना है, बाकी सारा स्टाफ हमने भर्ती करना है, स्कूल में लाइब्रेरी बनानी है, सब कुछ करना है। तो फिर एक शिक्षा का जो स्तर है जो प्राइवेट स्कूल्स में है, वो हमारे कॉर्पोरेशन के स्कूल में क्यों नहीं हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आप, मैंने बताया ना, करप्शन का सी हटा देंगे। तो विजन भी नहीं है ना, विजन चाहिए और वो करप्शन भी कम करनी। कितनी NGOs हैं हमारे यहाँ वसंत कुंज में जो तरह तरह के काम करती रहती हैं। मैं भी NGO चलाती हूँ। हमें इन MCD स्कूल्स में जाके वॉशरूम्स क्यों प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्यों बनवाने पड़ते हैं? वसंत कुंज के 2-3 रोटरी क्लब्स ने मिलके MCD के स्कूल्स में वॉशरूम्स का निर्माण करवाया। कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? यही मैं पूछ रही हूँ। स्कूल्स में आपको शौचालय की सुविधा देना आपका सबसे पहला काम है। जहाँ बच्चियां आती हैं, छोटे बच्चे आते हैं और उनकी हाइजीन से रिलेटेड कोई इशू उठाते ही नहीं है।
उनको हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलता है। नहीं, आप देयर इज नो वाटर सप्लाई। आपने सीधे सीधे ये कहा कि निगम पार्षद ने स्कूल में कोई काम नहीं किया मुझे तो नहीं और लगता। सोसाइटीज उन कामों को कर रही है जो कि उसको करना चाहिए, जो करना निगम पार्षद चाहिए को करना बिल्कुल। चाहिए। आप देखिए क्यों एनजीओस को जाके वहां पर वॉशरूम्स बिल्ड करने पड़ रहे हैं, या पानी के टैंक लगाने पड़ रहे हैं, या आरओ सिस्टम लगाना पड़ रहा है ताकि बच्चे पानी पिए। क्यों स्कूल में फैंस देने पड़ रहे हैं, सीलिंग फैंस तक एनजीओ डोनेट करके जाती हैं। बैठने के लिए बच्चों के पास नीचे सर्दी में बिना उसके बैठे होते हैं, वो कारपेट के, वो भी नहीं है। पेन पेंसिल्स, अब नाम लीजिए और देखिए सब एनजीओ जाके दे रही है वहां पर। इस कॉर्पोरेशन क्यों नहीं दे सकती है? कॉर्पोरेशन के पास पैसे नहीं ड्यूटी है, है। कॉर्पोरेशन की ड्यूटी है। तभी मैं कह रही हूँ शिक्षा का स्तर, इसीलिए लोग जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। अच्छा अलका जी, आपने निगम के स्कूलों के विषय में हमें बता दिया, आपके क्षेत्र में सफाई का क्या हाल है, जो कि सबसे पहली ड्यूटी निगम की है सफाई की, तो उसके विषय में आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको राउंड पे लेके चलती हूँ। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ दिख जाएगा आपको आईने में। वसंत कुंज ब्लॉक है, दिल्ली की पोश कॉलोनीज में नाम आता है। एयरपोर्ट से बिल्कुल 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हाँ। और आप देख लीजिए क्या हालात है वहाँ पर। हम लोग क्यों नहीं सेग्रीगेशन कर सकते हैं गार्बेज की? जितना भी हमारी कॉलोनी से कूड़ा निकलता है, हर एक RWA को ये डायरेक्शंस क्यों नहीं दी जा रही हैं कि वो अपना कूड़ा करकट सारे रेजिडेंशियल्स का सेग्रीगेट करें? ड्राई वेस्ट अलग हो, वेट वेस्ट अलग हो, ई वेस्ट अलग हो। क्या प्रॉब्लम है? पीपल वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। सबके यहाँ लोग काम कर रहे हैं। इट इज जस्ट कि आपको उनको बताना है कि हमें ये चाहिए। पूरी दुनिया आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग को लेके इतनी चर्चाएं कर रही है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो हम अपना योगदान इन छोटी छोटी चीजों से करके क्यों नहीं कर सकते हैं? पूरे वसंत कुंज में आप बताइए पॉलिथीन क्यों नहीं बैन हो सकता? क्या प्रॉब्लम है पॉलिथीन बैन करने में? आप सेकेंड हैंड प्लास्टिक यूज कीजिए। आप किस लिए पानी की बॉटल्स यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स? तो ये सारी, चाहे ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जब बहुत लोग हो जाते हैं ना, तो उससे बहुत बड़ा एक निकल के आता है कि अगर छोटी छोटी चीजों को अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे तो हम बहुत अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें सोसाइटी की भी जिम्मेवारी बनती है। आप वही है ना, एक आपको गाइड अगर करना पड़ेगा। इस विषय में हम सरकार को दोष पूरा दे दें तो ये ना, भी गलत। मैं नहीं कह रही, ये लेकिन सोसाइटी की भी आप जिम्मेवारी, बीइंग काउंसलर ऑफ द सोसाइटी ऑफ योर आपको एरिया, जागरूकता फैलानी ये आपकी ड्यूटी हाँ, है कि जागरूक करें आप आप वहां लोगों जाकर लोगों को जागरूक करें। और हमारी वसंत कुंज की RWS बहुत अच्छी है। वो लोग खुद अपने लेवल पे तो बहुत काम करते रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से जो उनको मदद मिलनी चाहिए, मुझे लगता है वो उस लेवल तक मदद नहीं मिल पा। हम तभी मैं कह रही हूँ, हम अपने वसंत कुंज को बिल्कुल एक लुटियन जोन की तरह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबका सहयोग और एक विजन हो। आप बताएं उनको कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज के लिए मना करेगा। अलका जी, अब हम आपसे जो है स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो केजरीवाल सरकार जी ने मोहल्ला क्लिनिक, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों अरबों रुपए का इसमें बहुत पैसा लगाया, ऐड के ऊपर ही करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं गवर्नमेंट के। तो इस मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, आप हमें ये बताइए। आपने खुद ही बता दिया, सारा पैसा तो होर्डिंग्स में और नहीं, मैंने ये कहा कि सरकार ने बहुत खर्चा किया, लेकिन जमीन पे क्या? बिल्कुल किया है। हर जगह पर मोहल्ला क्लिनिक की वैन्स जाके खड़ी कर दी हैं। और वैन के अंदर क्या हो रहा है वहाँ पर नहीं, फिजिकली आपके यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। मसूदपुर डेयरी के बाहर आपको एक मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा। उसकी क्या स्थिति है? आप देखिए, अब तो है भी नहीं, शायद बंद हो गया। अरे
नहीं, सरकार ने तो करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में लगाए। सरकार वही है ना, लोग आते हैं, सरकारें आती हैं, बजट लाती हैं, करोड़ों रुपए का बजट पास हो जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में। अच्छा, कोई डिस्पेंसरी वगैरह आपके यहाँ, आपके रजोगरी गांव में और राजौरी गांव में डिस्पेंसरी है हमारी, और एक हमारा काफी टाइम से डिस्पेंसरी के लिए चल रहा था, लेकिन वो अभी तक डिस्पेंसरी पे काम नहीं हुआ। राजौरी और मसूदपुर में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? मसूदपुर का राजौरी में है, और ये वाला जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ? हाँ, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं, मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन जो यहाँ वाला था मसूदपुर वाला वो बंद हो गया। और अभी राजौरी का भी पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ, कभी एक आधी बार खुला हुआ दिखता है, अदरवाइज वो भी स्टाफ है ही नहीं वहाँ पर। स्टाफ नहीं है, स्टाफ के बाद क्या है, दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ उन्होंने ये कहा था कि मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी, जब स्टाफ ही नहीं है, डॉक्टर्स और नर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो दवाई देने वाला कौन होगा वहाँ पर? प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तभी तो दवाई मिलेगी ना, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला ही नहीं होगा। बहुत बड़ा मुद्दा जो है आजकल चल रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा, केजरीवाल सरकार ने जो शराब एक सेकंड, मैं एक और चीज इसमें ऐड कर दूं। हम वसंत कुंज के लिए, हमारे सेक्टर्स के लिए जो सबसे अच्छी बात हुई, हमारे यहाँ कांग्रेस के टाइम में हमारा लिवर बायलरी हॉस्पिटल बन गया था। ये जी, वो हमारे वसंत कुंज की शान है पूरे दिल्ली की। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो दिल्ली में आजकल जोरों पे है, केजरीवाल जी की शराब नीति। केजरीवाल जी ने जो शराब नीति बनाई है, उसमें 550 के आसपास ठेके जो है पूरी दिल्ली में उन्होंने खोल दिया है। एक वार्ड में 2 ठेके। जी, आपके वार्ड में कोई ठेका खुला है, या इस नीति का आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल खुल चुके हैं, ऑलरेडी खुल चुके हैं, और चल रहे हैं, चलेंगे ही, क्योंकि केजरीवाल को उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन लत डाल रहे हैं शराबी की। लोगों के पास जो उम्र घटाई उन्होंने, पैसा जिनके पास खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो लोग जाके ऋण ले लेके इधर से पैसे उठा के, उधर से पैसे उठा के, और शाम को पहुंच जाते हैं वहां पर। अच्छा, ये जो उम्र घटाई है शराब पीने की, अब यही है ना, ये उम्र अगर आप नौकरी देने के लिए घटा देते तो बहुत बढ़िया हो जाता कि भाई आप 18 साल के हुए नहीं और आप अपना काम करना शुरू कर दो। आपने तो उनको शराब की लत डाल दी कि हाँ भाई जाओ, फ्री हो आप। पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इतना पढ़ा लिखा ऑफिसर जिसको सरकार बनाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, IRS ऑफिसर, वो इस तरह की नीतियां कैसे लागू कर पा रहा है? उनके दिमाग में अब सिर्फ ये चल रहा है कि मैं जितनी जगहों से रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, चाहे वो उसके कोई भी कैसे भी मायने हो। IRS का तो काम ही नहीं रेवेन्यू जनरेट करना, लेकिन ये थोड़ा ना कि आप लोगों की को खराब कर सेंटिमेंट्स के साथ ये जो गड़बड़ हो रही है, ये आपकी बात में मान, फिर आप ये रेवेन्यू जनरेट कर करके आप दूसरी स्टेट्स में जाके खर्च कर रहे हो। आप दिल्ली पे खर्च करते तो हम देखते कि हाँ आपने कुछ किया है दिल्ली के लिए। दिल्ली में बैठने के लिए तो आपके पास फुर्सत ही नहीं है। नहीं, अभी तो चुनाव की गर्मी चल रही है ना, तो क्या हुआ? आपका बच्चा जो है वो तो दिल्ली है ना, पहले एक बच्चे को तो संभाल लो, बाद में और बच्चे पैदा कर लेना। दिल्ली वालों ने आपको इतना सुनहरा मौका दिया, उस सुनहरे मौके का इस्तेमाल करो, क्यों नहीं कर रहे हो? आप इस तरह से लोगों को शराब की लत झोंक रहे हो, जगह जगह पर ठेके खोल के, प्राइवेटाइज करके। मैं बहुत इस चीज के खिलाफ हूँ, और ये ठेके इमीडिएटली जो मुझे लगता है वो बंद होने चाहिए। इस तरह के रेवेन्यू जनरेशन के जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा अलका जी, क्योंकि अब आप टिकट मांग रही हैं तो चुनाव भी लड़ेंगी जी, तो इसमें आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? देखिए, जैसे मैंने कहा है, मेरा तो एक विजन है वसंत कुंज को एक लुटियन जोन की तरह बनाने का। मैं ये चाहती हूँ कि वसंत कुंज जो है एक बेस्ट वार्ड निकल के आए, जहाँ पर साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए, गार्बेज सेग्रीगेशन का काम होना चाहिए, उसके बाद मैन्योर के प्लांट्स लगने चाहिए। जितने भी हमारे पार्क्स हैं, हमारे एरिया में बच्चों के लिए
स्पोर्ट्स के लिए कोई भी एक हमारा डीडीएस स्पोर्ट्स क्लब है, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज करने तक का अभी तक किसी ने नहीं सोचा है। तो उसमें मैं चाहूँगी कि जितना हो सके उसको हम थोड़ा और बड़ा करके, बड़ा तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सुविधाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स उसमें दे पाएँ। और जो हमारे जैसे हमारे यहाँ शांति स्पोर्ट्स क्लब था पहले, वो काफ़ी एक पूरे वसंत कुंज क्या साकेत से भी लोग आते थे वहाँ पर, वो बंद हो गया। तो मेरा एक विजन यही है कि उस तरह की फैसिलिटीज़ के साथ एक बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो वसंत कुंज में। और स्पेशली हमारे राजोकरी गांव में, क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा है राजोकरी का, तो वहाँ पर भी स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए कोई ना कोई सुविधा दी जानी चाहिए। स्टेडियम वगैरह कुछ? स्टेडियम तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए कहना, बट राजोकरी में जगह बहुत, हर जगह बहुत है। मैं वही कह रही हूँ कि जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सके तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और अगर मौका मिलेगा तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि बड़ा स्टेडियम बन जाए। दूसरा, राजोकरी में जो कैंप्स हैं उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। तो वहाँ पर जो भी सुविधाएं मैं समझती हूँ उन लोगों को मिलनी चाहिए वहाँ पर रहने के लिए, वो सब सुविधाओं को मैं मुहैया करवाऊंगी। और जितने भी हमारे जो अंदर की रोड्स हैं, उन रोड्स के कार्य का जो भी होगा वो उसमें पूरा योगदान दूंगी कि उनको पूरी एक साफ सफाई के साथ रोड्स मिले, प्लस पानी का प्रोविजन हो उनके पास। पीने के पानी की भी किल्लत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर राजोकरी जी। तो अलका जी, आपका विजन मुझे तो बहुत पसंद आया और क्षेत्र की जनता को भी मुझे लगता है बहुत पसंद आएगा। आपका ये जो विजन है ये कैसे तैयार हुआ, किस तरह से आपने जो ये विषय पकड़े हैं ये कहाँ से पकड़े, आप जरा हमें ये बताइए। जैसे मैंने बताया कि मैं A to Z ग्रुप है जो मेरा फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम है हमारा। तो जितना भी ये एक MSME के अंडर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आता है, मेरा जो स्टाफ है वो सारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है। अनस्किल्ड लेबर्स जो हैं उनको हम ट्रेनिंग देके और ऑन जॉब ट्रेनिंग देके उनको हम स्किल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो उससे क्या है कि वो लोगों से हमारा रूटीन का मिलना जुलना होता है। आप तो पहले ही समाज सेवा कर रही हैं, ये भी समाज सेवा का ही काम है ना जी। अभी इस टाइम पे मेरे पास तकरीबन मैं कहूँगी 3000 के करीब अनस्किल्ड लेबर काम कर रही है, जिसको हमने ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जगह जगह पर नौकरी दी हुई है। और इस तरह के, चाहे वो साफ सफाई का काम हो, चाहे वो गार्डिंग का काम हो, चाहे वो टेक्निकल काम हो, तो वो सब सुविधाएं हम लोग अलग अलग बिल्डिंग्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि ये MCD का जो हमारा स्टाफ है ये भी वही एक कैटेगरी है, वो अनस्किल्ड कैटेगरी है। लेकिन अगर हम उनको अच्छी तरीके से एक ट्रेनिंग दें कि आपको अपना काम किस तरीके से करना है। देखिए, साफ सफाई जो एक है ना, एक बहुत इलेबोरेटेड टर्म हो जाती है जब हम इस विषय में बात करते हैं। एक होती है साफ सफाई, एक होती है हाइजीनिक तरीके से सफाई करना। तो इसमें दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जब हम अपने लोगों को इस चीज के बारे में बताएंगे कि आपको साफ सफाई कैसे मेंटेन करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कॉरपोरेशन का स्टाफ इस चीज को करने से मना करेगा। और उनको टाइम से अगर हम उनकी सैलरीज दे रहे हैं तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। कौन आज की तारीख में ऐसा कौन है जो कि सैलरी लेने के बाद ये कहे कि मैं काम नहीं करूंगा। तो ये सिर्फ एक लोग चीजों को ऑर्गेनाइज करने का नजरिया है, एक तरीका है जिसकी इस टाइम पे कॉरपोरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एक आप समझ रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इट इज अ बिग कॉरपोरेशन, इसका नाम ही कॉरपोरेशन है। तो अगर हम इसको एक कॉरपोरेट तरीके से चलाएं, एक प्रोफेशनल तरीके से चलाएं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो साथियों, हमने बात की श्रीमती अलका जून जी से। आप प्रोफेशनल कांग्रेस की दक्षिणी दिल्ली की महासचिव भी हैं। इन्होंने बहुत अग्रणीय काम किए हैं और इनका जो विजन है वो बहुत ही शानदार विजन हम कह सकते हैं,
क्योंकि एक सभ्य समाज का व्यक्ति समझता है कि सभ्य समाज को क्या चाहिए, और एक सभ्य समाज का व्यक्ति यह भी समझता है कि जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको क्या चाहिए। क्योंकि अलका जून जी भी गांव से संबंध रखने वाली हैं और बहुत बड़ा परिवार इनके पीछे खड़ा है। तो दोस्तों, अलका जी को यही हम धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद अलका जी। धन्यवाद हरनाम जी, आपका एक बार फिर से। और मैं अपने सारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समय निकालकर मुझे सुना और मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नमस्कार।